तत्कालीन जो बातें बोली जाती हैं उन बातों का अभ्यास भी इन बच्चों को नहीं है। जैसे अभी बोलना था बी एटेंडेंस फॉर स्पेशल टॉक बाई काका जी, यह बच्ची नहीं बोल सकी। इस बच्ची का दोस्त है, तुम्हारा भी दोस्त है, उन सबों का ध्यान नहीं है। हर दिन जब एक ही बात बुलाई जाती है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी भी हम प्रार्थना सभा में जाना पड़े, अपने को तो हमारी तैयारी हो, हम उसमें हिचके नहीं। चाहे पिछले दिनों प्रेमचंद पर जो हमारे कार्यक्रम हुए उसकी पूर्णाहुति होगी कल, प्रेमचंद जयंती है कल। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो हुआ, उनका लालन पालन हुआ, सौतेली माता के द्वारा जो प्रताड़ना उनको मिली, उसने प्रेमचंद को गढ़ा। रश्मि रति में देखकर लिखते हैं कि होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित्य तपहचीन, सत्ता किरीट के मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। न विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। विभव, वैभव, धन, सत्ता, साधन जितना जरूरी है हमारे जीवन में, हमारे विकास के लिए, उतना ही घातक भी है अगर उसका समुचित उपयोग न किया जाए तो। प्रेमचंद की रचना जो हुई, प्रकृति ने जो प्रेमचंद के मस्तिष्क को गढ़ा, उसमें प्रेमचंद की विपरीत परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं वर्ग शिक्षकों, विषय शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि इन बातों की ओर बच्चों का ध्यान वर्ग में भी आकृष्ट करें। हम जब भी कोई पखवाड़ा या सप्ताह मनाते हैं तो सिर्फ प्रार्थना सभा की प्रस्तुति के लिए नहीं, बल्कि वर्ग में भी इस पर गाहे बगाहे चर्चा होती रहनी चाहिए। हर विषय के शिक्षक के द्वारा किसी भी विषय पर बात करने का अवसर निकाल लेना एक कला होती है जो शिक्षकों के पास होती है। तो प्रेमचंद की चर्चा हम कर रहे हैं। आजकल सावन का महीना है। सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण है? सावन के महीने में मात्र शंकर की भक्ति पर केंद्रित कर देते हैं हम अपने आप को। सावन का महत्व रहा है प्राकृतिक दृष्टि से। आपने फिल्मों का गाना सुना होगा, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। वन में मोर का नाचना सावन के महीने में ही होता है। सावन के महीने में प्रकृति सज धज कर ठानी हरी चुनरी धारण कर लेती है और प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि सामान्य जन क्या पशु पक्षी सबों का मन मयूर नाच उठता है। सावन की यह विशेषता है। सावन में अगर बच्चे पेड़ पौधे नहीं लगाते, फूल नहीं लगाते, अपने घर के आसपास फुलवारी को नहीं सजाते तो सावन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। क्लास 8 के सामने जो बच्चे खड़े हैं परिस्पेट में, सावन का महत्व है कि हम अपने को पवित्र करें। पवित्रता सिर्फ सोमवारी करने से नहीं, सिर्फ मांस मछली खाना छोड़ देने से नहीं, हम प्रण करें कि सावन महीने में कभी भी हमारा किसी से तनाव नहीं होगा, किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेंगे, किसी भी परिस्थिति में किसी के प्रति बुरा भाव अपने मन में नहीं आने देंगे। जो व्यक्ति जहाँ है, हम शिक्षक हैं, आप बच्चे हैं, हमारा दायित्व है आपके विकास के लिए काम करना और आपका दायित्व है हमारे काम में सहयोग करना, क्योंकि हमारा काम आपके लिए। प्रेमचंद जयंती मनाना, प्रेमचंद पर की कहानियों का वाचन करना, प्रेमचंद के बारे में चर्चा करना, प्रेमचंद पर तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, यह सब कुछ बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए। सबसे पहली बात जो समझने की है वह यह है कि एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व जिसने सिर्फ हिंदी भाषा, उर्दू भाषा को ही प्रभावित नहीं किया। प्रेमचंद के जमाने में पूरी दुनिया में 3 रचनाकार हुए थे अलग अलग देशों में, और सबों का अपना विशिष्ट महत्व था, क्योंकि सबों ने अपने समाज की विकृतियों को उजागर कर उसे दूर करने का प्रयास किया। प्रेमचंद की हर कहानी एक संदेश देती है। प्रेमचंद की हर कहानी में हर पात्र में पाठक अपने आप को पाता है।
हर परिस्थितियों में पाठक को स्वयं का रूप नजर आता है। प्रेमचंद की यह सबसे बड़ी विशेषता है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद को इस दृष्टि से हम देखें। कल उनकी जयंती है, कल हमारे कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी, लेकिन प्रेमचंद पर चर्चा जारी रहनी चाहिए। प्रेमचंद की कहानियों पर चर्चा जारी रहनी चाहिए और बच्चों को जहाँ भी अवसर मिले प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ें, प्रेमचंद की कहानियों को समझें और हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आए तो कहानियों का जो सार संक्षेप, कहानियों का जो निष्कर्ष निकलता है, जो सार संक्षेप होता है, उसके अनुसार हम अगर काम करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। अलगू चौधरी की तरह, जुम्मन शेख की तरह हमारा जीवन सफल होता है। पंडित मोनीपदीन की तरह हमारा जीवन सफल होता है। बड़े घर की बेटी की तरह हमारा जीवन सफल होता है। प्रेमचंद के अनेक पात्रों की तरह। प्रेमचंद पर एक नाटक जो तैयार किया जा रहा है, उसकी कहानी का नाम है मंत्र। मंत्र कहानी में एक व्यक्ति है जिसके 6 बेटे मर चुके हैं, गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, खाता है, 7वां बेटा जिंदा है। वह बीमार होता है, अपने बीमार बेटों को लेकर वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब गोल्फ खेलने जा रहे थे। डॉक्टर साहब ने इलाज करने से मना कर दिया कि नहीं, मेरा यह समय गोल्फ खेलने का है, मैं अभी मरीज नहीं देख सकता। अस्पताल से तुरंत आए थे, उनकी कोठी पर पहुंचा था वह बूढ़ा आदमी, अपने बीमार बेटे को अपने गोद में लिए हुए अपने खटिया पर लाद कर ले गया था वह, लेकिन डॉक्टर साहब ने इलाज करने से मना कर दिया। बेटा मर जाता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब का एकमात्र बेटा, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनका बेटा सांप से बहुत प्यार करता था और सांप पर रिसर्च कर रहा था। बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के सांप को पाल रखा था उसने, पिंजरे में बंद कर रखा था। सांपों पर अध्ययन करता था, सांप कैसे सुनते हैं, सांप कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और सांप कौन से सांप पॉइजनस हैं और कौन से सांप नॉन पॉइजनस हैं, पॉइजनस सांप कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस सांप कैसे होते हैं। उसका जन्मदिन है, डॉक्टर साहब के बेटे का जन्मदिन है, कोठी सज कर तैयार है, बड़े बड़े शहर के लोग आकर बैठे हैं, केक कटने वाला है। इसी बीच उत्साह से भरी हुई डॉक्टर साहब के बेटे की प्रेमिका उससे आग्रह करती है कि जरा मुझे भी एक सांप दिखलाओ। वह कहता है कि कल दिखलाऊंगा, आज जन्मदिन मनाने दो, आज बहुत सारे अतिथि हैं। वह जिद करती है, वह एक जहरीला सांप निकालता है, दिखलाता है। सांप के साथ उसका खेलना देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। वह सांप का मुंह खोल कर दिखलाता है, सांप घबरा जाता है और काट लेता है उस लड़के को, डॉक्टर साहब के लड़के को। बहुत इलाज किया जाता है, बड़ी तरह से उसको बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सांप का विष कम नहीं हो रहा है, वह बेहोश हो जाता है। डॉक्टर साहब की पत्नी तथा शहर के सभी गणमान्य अतिथि बेचैन हो जाते हैं। वह उत्सव का आनंद दुख में परिणत हो जाता है। एक आदमी दौड़ा हुआ जाता है उस बूढ़े के पास जिसके बेटे का डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं किया था और उसका अंतिम बेटा मर गया था। वह पूरा सांप झाड़ता है। सांप कैसे भी विषैले सांप के विष को उतार देने की कला में निष्णात है। उससे आग्रह करता है कि डॉक्टर साहब के बेटे का चलिए इलाज कर दीजिए, झाड़ दीजिए ताकि वह स्वस्थ हो जाए। उसकी बुढ़िया कहती है नहीं, उस डॉक्टर के बेटे का इलाज करने तुमको नहीं जाना है। जिस डॉक्टर ने मेरे अंतिम में जिस डॉक्टर के कारण मैं निपुत्री हो गई, मेरा बेटा जो एकमात्र बचा था वह भी मर गया। बार बार आग्रह करने के बाद भी बुढ़िया के दबाव में बूढ़ा नहीं जाता डॉक्टर के बेटे को झाड़ते। कुछ देर बाद बुढ़िया सो जाती है, लेकिन वह मंत्र जानने वाला सोचता है कि हमारा मंत्र किस काम का। ईश्वर ने जो हमें यह क्षमता दी है किसी को स्वस्थ करने की, उसका क्या उपयोग होगा, बेकार हो जाएगा। ईश्वर के यहाँ मैं अपराधी हो जाऊंगा। इसलिए वह चुपचाप उठता है, बुढ़िया को सोया छोड़कर घर का फाटक खोलकर डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाता है और पानी मंगवाता है, क्या क्या मंगवाता है, झाड़ता है और बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े होते हैं, उसको कुछ भी देने को तैयार होते हैं। वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से लौट जाता है। बुढ़िया सोई है, घर में जाकर सो जाता है। बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चलता है, कहानी खत्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है
कि हमें जहां कहीं भी हमने जो विशेषता है, हम दूसरों के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसका अगर उपयोग करते हैं तो हमारा बढ़ता चला जाता है। सावन के महीने में हम शंकर की पूजा करते हैं। शंकर की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, शंकर अवघड़ दानी है, शंकर सबका भला करता है, शंकर की किसी से दुश्मनी नहीं है, वह प्रलय करता है पुनर्निर्माण के लिए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि शंकर प्रलयंकर है, वह विध्वंस करता है। अगर ध्वंस ना हो तो नवनिर्माण नहीं होगा। वह ध्वंस करता है दुर्गुणों का, वह ध्वंस करता है बुराइयों का, वह ध्वंस करता है उन स्रोतों का जिन स्रोतों से बुराइयां उत्पन्न होती हैं। प्यारे बच्चों, इस रूप में शंकर को जाना जाता है। उसका अपना कुछ नहीं है, उसको अपनी कोई जरूरत नहीं है। वह पहाड़ों पर रहता है, चंद्राओं में सोता है, कंदमूल खाता है, भूत प्रेत सांप आदि विषैले जीवों के साथ रहता है। ऐसी विशेषता वाला जो व्यक्ति होगा वह ईश्वर बन जाएगा। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई दशरथ का पुत्र नहीं होता और वासुदेव का पुत्र नहीं होता। ईश्वर वह होता है जो दुख ओढ़ता है, जो खुद दुख ओढ़कर दूसरों का भला करता है। ऐसे ही थे शंकर और इन्हीं समाज के इन्हीं चरित्रों को उजागर किया है प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं में। समाज की कुरीतियों का, समाज की कुपरंपराओं का, समाज में के अंधविश्वास का और नित्य जो हम समाज में दैनिक घटनाएं घटित होती हैं, हमारा जो लोगों के साथ आहार व्यवहार होता है, इंटरेक्शन होता है, वह कैसा होना चाहिए, यह अपने पात्रों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद ने व्यक्त किया है। बच्चों, मैं बधाई देता हूँ पूरे विद्यालय के बच्चों को, सभी शिक्षकों को। यह एकमात्र संस्था है जो इस तरह का आयोजन करती है और बच्चों को जानकारी दिलवाती है। हमारे शिक्षक, संगीत शिक्षक जो प्रेमचंद पर गीत तैयार करते हैं, बच्चे गाते हैं। हमारे नाटक तैयार कराने वाले शिक्षक जो बच्चों को नाटक की तैयारी करवाते हैं, उनका व्यक्तित्व निखरता है जब इन कार्यक्रमों में हम भाग लेते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे यह समझते हैं कि हाउस के कोई स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, पढ़ाई तो होती नहीं है। बच्चों, पढ़ाई इससे बड़ी नहीं हो सकती। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण जिस पढ़ाई से हो वही पढ़ाई सार्थक है। सिर्फ किताबी ज्ञान से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा बौद्धिक विकास व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा अगर होता है, व्यवहार अगर हम सीखते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। अगला हाउस हमारा 2 तारीख को होने वाला है। बच्चों, हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। सिर्फ डे मनाने के लिए फ्रेंडशिप डे न मनाएं। आप फ्रेंडशिप डे का सेलिब्रेशन विद्यालय में करें। यह संदेश मैं देना चाहता हूं आप सबों को। दोस्ती, फिल्मों के गाने जो दोस्ती पर आधारित हैं, जिसमें दोस्ती की व्याख्या होती है, कवियों की कविताएं जो दोस्ती पर आधारित हैं, उनको देखें, उनको सुने, उनकी तैयारी करें, फिल्मी गानों की तैयारी करें। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे आदि कविताएं। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती है। मित्रता एक अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है धन। मतलब इस तरह की जो कविताएं हैं, इस तरह के जो गीत हैं, उनका कलेक्शन करें बच्चे। बच्चों को कहा गया हाउस डे के लिए स्क्रैप बुक बनाने के लिए। उस स्क्रैप बुक में इन कविताओं का, इन गीतों का कलेक्शन करें हमारे बच्चे, उसको गाएं, गुनगुनाएं और तैयार करें दोस्त फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए। उसके लिए हम सॉन्ग कंपटीशन करेंगे, कविताओं का कंपटीशन करेंगे, दूसरे कवियों की कविताएं, बच्चों की स्वरचित कविताएं, दोस्ती पर आधारित कहानियां, यह सब बच्चे तैयार करें, जिसकी प्रतियोगिता विद्यालय में आयोजित की जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि इसका आयोजन हम हाउस डे को ही करें, हम कभी भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चे आज से तैयारी शुरू कर दें। दोस्ती से संबंधित गीत, कविताएं, कहानियां संकलित करें, लिखें भी, रचना भी करें। बच्चों, शेर भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ कविताएं नहीं, आप शायरी भी कर सकते हैं और दोस्ती पर शेर भी लिख सकते हैं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। कृष्ण राजा थे, सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण, और दोनों की दोस्ती कैसी थी, क्यों थी, क्यों सुदामा सुदामा बने, क्यों कृष्ण कृष्ण बने, और कृष्ण जब अवसर आया तो कैसा व्यवहार कृष्ण ने किया मित्र के साथ। सुग्रीव और राम की दोस्ती कैसी थी, क्यों हुई और परिणाम क्या हुआ। इसी तरह अनेक दोस्ती की घटनाएं जो इतिहास में भरी पड़ी हैं, जिनका संकलन भी आप करें।
तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती की नाटकीय प्रस्तुति करवाई जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। अपने शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से कि बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें, तैयार करें, खुद भी संवाद लिखें, समसामयिक संवाद लिखें और उसकी प्रस्तुति करवाएं। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती कैसी दोस्ती थी, परिणाम क्या हुआ, क्यों हुआ, यह भी बच्चों से सबको समझाएं और इसकी भी नाटकीय प्रस्तुति करवाएं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती से हमें क्या शिक्षा मिलती है, राम और सुग्रीव की दोस्ती कैसी थी और क्या शिक्षा मिलती है, इन सभी बातों पर हम वर्ग में भी चर्चा करें और बच्चे स्वलेखन के द्वारा, अपनी प्रस्तुति के द्वारा इसको प्रस्तुत करें। बच्चों और भाषण प्रतियोगिता जो हमारी होगी उसमें भी इन सभी विषयों को शामिल करें। कृष्ण सुदामा, कर्ण दुर्योधन, राम सुग्रीव या और भी जितनी दोस्ती है, फिल्मों में जो दोस्ती आप देखते हैं उसको भी एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर, एंथोनी आदि, ये जो भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ कहीं भी दोस्ती की का कोई उदाहरण मिलता है, उन सबों को संकलित करें आप। और अलग से वो विषय हमने रखा है, हमारे विद्वान शिक्षकों ने। पहला है अपने परम मित्र के विषय में बताते हुए मित्रता का महत्व बताएं तथा अपने मित्र के साथ किसी पल को साझा करें, मित्र के साथ बिताए किसी पल को साझा करें। इसमें लिखना भी पड़ सकता है, भाषण भी देना पड़ सकता है। आपके जीवन में दोस्त का क्या महत्व है, अपने मित्र से परिचित करवाते हुए बताएं कि वे आपके सबसे अच्छे मित्र क्यों हैं। आपकी मित्रता अगर किसी से है तो क्यों है, क्या क्या विशेषताएं उस मित्र की हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से दोस्ती का महत्व और दोस्ती बढ़े, समाज से जो समाप्त होती चली जा रही है बातें, उसकी पुनर्स्थापना हमारा उद्देश्य है और हम जो भी करते हैं अपने बच्चों के माध्यम से करते हैं। आइए आप हमसे सीखें, बच्चे हमसे सीखें, हम आपस में एक दूसरे से सीखें, बच्चों को सिखलाएं और बच्चों से सीखें तथा यह प्रेमचंद जयंती हो, प्रेमचंद पखवाड़ा हो या दोस्ती के बारे में हो या अन्य, इसी तरह लगातार हमारे कार्यक्रम होते जाएंगे। हमारे अन्य जो कार्यक्रम विद्यालय के नियमित कार्यक्रम जो हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस समारोह है, जैसे साइंस एग्जीबिशन है, आर्ट एग्जीबिशन है, हमारा एनुअल डे है, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, संगीत कंपटीशन है, भाषण प्रतियोगिताएं हैं, इस सब का आयोजन भी समय समय पर हम अपनी दिनचर्या के अनुसार करेंगे। बातचीत तो बड़ी लंबी हुई, लेकिन इस बातचीत को कितना हम क्रियान्वित कर पाते हैं, इसमें जहाँ व्यवहारिक कठिनाई हो, शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से मैं आग्रह करता हूँ कि मुझसे बातें करें और बच्चों के दिमाग में अगर कोई भी नई बात हो इस संदर्भ में तो वे भी आकर अपना प्रस्ताव दें और मुझसे भी करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस तरह पढ़ाई के साथ साथ इन गतिविधियों को जारी कर एक नए ज्ञान भारती का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।